हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन पर। आज के क्लास में हिस्ट्री लाए हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगोन नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ये सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले के क्लास में हम मृदभांड के बारे में बता चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर जाके देखिए, जिससे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। ये क्लास आपका 5 है। इसके पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं। ये क्लास आपका 5 है जो कि हिस्ट्री का है। सबसे पहले देखते हैं नदी घाटी की सभ्यता। नदी घाटी की सभ्यता क्या थी? इसके पहले हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बता चुके हैं, जो कि एक नदी घाटी की सभ्यता थी। सबसे पहले जो मानव आए थे वो ऐसे जगह पर रहे जहाँ कि उसको सारी सुविधा मिल पाए, अच्छा जलवायु मिल पाए। इसी कारण वो सबसे पहले नदी के बगल में ही अपना बसेरा बनाया। तो 4 तरह के प्राचीन सभ्यता हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। एक है मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे है। दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे है। तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है। और एक है हांगो नदी की सभ्यता जो पीली नदी या हांगो नदी के किनारे है। तो ये 4 सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अब देखते हैं हम पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके पहले हम बता चुके हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आज ये इजिप्ट की सभ्यता हो गया, हांगो नदी की सभ्यता, ये सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी के जो वर्तमान इराक है वहाँ पर स्थित है। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में थी। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है टिग्रिस यूफ्रेटस नदी और ये है टिग्रिस नदी। इसके ही बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। इधर आप नील नदी को देख पा रहे हैं, यही थी मिस्र की सभ्यता। इसको हम इसके बाद में पढ़ाएंगे। तो पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में थी, जिसको ददला फरात नदी भी कहते हैं। ये सबसे पहली सभ्यता थी जो कि 5000 BC 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह अभी वर्तमान इराक में है और यह पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें कन्फ्यूजन भी था कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ये मेसोपोटामिया से ही आए थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यदि ग्रामीण सभ्यता थी तो सिंधु लोग की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता कैसे हुई? तो पश्चिमी मेसोपोटामियन जो थे, पश्चिमी मेसोपोटामियन, वो भी एक नगरीय सभ्यता थी। ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है। वही लोग गए थे सिंधु नगर बसवाने के लिए। तो सिंधु नगर भी क्या था? एक नगरीय सभ्यता थी। आपको ध्यान में रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूर्ण रूप से एक कृषि की सभ्यता थी और इसका जीवन यापन का जो मुख्य आधार था वह कृषि ही था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में थे। सबसे पहले यहाँ पर सुमेरियन थे, उसके बाद आए बेबीलोन के आदमी, उसके बाद असीरिया के, उसके बाद कैल्डिया के। एक एक करके सबको डिटेल्स से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन के सभ्यता की जो मुख्य बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको हम बताते हैं। सुमेरियन के सभ्यता में हर नगर के एक अलग अलग राजा होते थे और राजा का अपना देवता होता था। यह सुमेरियन के लोग देवता पर विश्वास करते थे। तो राजा के अलग अलग अपने देवता होते थे। कोई अलग देवता को पूजते हैं, कोई और देवता को पूजते हैं। तो अब यदि देवता है तो उसके सम्मान में मंदिर बनाया जाएगा और ये जो मंदिर बनाया जाता था उसको क्या बोलते हैं? जिगुरत। यहाँ पर देख सकते हैं हम लिखे हैं जिगुरत। जो मंदिर बनाया जाता था उसको जिगुरत बोलते थे। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, यही है जिगुरत का मंदिर। इसमें जो एक महल था और उसके ऊपर जो दूसरा महल था वो थोड़ा छोटा बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर जो था वो भी थोड़ा छोटा बनाया जाता था। तो ये डिजाइन है जिगुरत का। इसका जो मुख्य आविष्कार है सुमेरियन का, यह है ठेलों और रथों का आविष्कार। पहले के जो यातायात में पहिए का प्रयोग किया जाता था, पहिया का जो आविष्कार हुआ था वो तो नवपाषाण काल में ही हो गया था। तो वो पहिए का प्रयोग को और विकसित करके उसने क्या किया? ठेलों और रथों का आविष्कार किया। दूसरा आविष्कार किया था धूपघड़ी। अभी जो हम देखते हैं 60 पर आधारित गणना, अर्थात अभी के जो घड़ी में हम देखते हैं
कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इस तरह का गणना सुमेरियन की सभ्यता से ही मिला है। सुमेरियन की सभ्यता वालों ने ही धूप घड़ी बनाकर 60 पर आधारित गणना शुरू की थी। तो ये जो धूप घड़ी का आविष्कार था, ये बहुत अच्छा आविष्कार था जो कि अभी तक हम लोग चला रहे हैं। इसके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसके जो मंदिर होते थे उसको जिगुरत बोलते थे, और धूप घड़ी और ठेलों और रथों का आविष्कार किया था। अब देखते हैं बेबीलोन की सभ्यता। इसके बाद क्या हुआ, सुमेरियन के बाद लगभग 1800 ईसा पूर्व में 1800 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको परास्त कर दिया। अब इसको परास्त करके वो उसने अपना सभ्यता बनाया, जिसकी राजधानी उसने बेबीलोन रखी। इसकी जो सभ्यता थी पूर्ण रूप से ये जैसे कि सुमेरियन वासी बसे हुए थे उसका ही रहन सहन अपना लिया और उसने अपना राजधानी बेबीलोन। अब देखते हैं इसका जो एक महान राजा था हम्मुराबी। हम्मुराबी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने अपना कानून संहिता बनाया। कानून संहिता क्या है, अभी के जो हम लोग देखते हैं संविधान, जैसे कि हम लोग संविधान पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा अनुच्छेद हैं, उसी तरह से सबसे पहला जो संविधान बनाने वाला, कानून संहिता बनाने वाला राजा था वो था हम्मुराबी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बेबीलोन की सभ्यता के एक महान राजा थे हम्मुराबी, जिसने सबसे पहले कानून संहिता बनाया था। इसके कानून संहिता के 282 अनुच्छेद थे। 282 अनुच्छेद थे और कोई भी इसको पढ़ सकते थे। इसके लिए उसने क्या किया था, मर्दुक सूर्य देवता के मंदिर में इसको टंगवा दिया था, जो कि इसको कोई भी जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको कानून संहिता के बारे में जानकारी हो जाए। कानून संहिता देखिए कैसा था, यदि किसी ने किसी का आँख निकाला है तो उसके बदले में वो भी उसका आँख ही निकालेगा। ये वहाँ की कानून संहिता थी। ऐसे ही कानून संहिता देखने को मिली है। तो ये थी बेबीलोन की सभ्यता। इसके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट याद रखने हैं आपको। 1800 ईसा पूर्व में इसने सुमेरियनों वाले को कब्जा कर अपना राजधानी बेबीलोन में बनाया और इसके कानून संहिता के लिए प्रसिद्ध थे हम्मुराबी राजा। अब इसके आगे देखते हैं, लगभग 722 ईसा पूर्व में असीराई आए और बेबीलोनों पर कब्जा कर लिए। बेबीलोन पर कब्जा करके उसने 722 ईसा पूर्व में अपना सभ्यता बनाया, जिसको बोलते हैं असीराई की सभ्यता। असीराई का सभ्यता का कुछ मुख्य पॉइंट नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 700 ईसा पूर्व तक इसने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अपनी कुशल व्यवस्था, उत्कृष्ट सेनाओं बना लिया था। इसके बाद 600 ईसा पूर्व आते आते कैलरिया की सभ्यता आ गई। कैलरिया के जो लोग थे उसने इस पर आक्रमण किया और अपना भूमित्य जमा लिया। ये कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। इसके एक राजा थे नेबुकदनेस्जार। ये बहुत प्रसिद्ध राजा हुए यहाँ के, और इसने यहाँ पर एक नया महल बनवाया। बेबीलोन में ही एक नया महल बनवाया और यहाँ के जो छज्जे थे महल के उसमें बगीचे, पेड़ और लटका दिए। और वही बगीचे अभी बेबीलोन के बगीचे के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि अभी 7 अजूबे जो हैं दुनिया के उसमें वे शामिल हैं। बेबीलोन के बगीचे, उसको बेबीलोन का उद्यान भी बोला जाता है। तो इसने किसने बनवाया था, ये नेबुकदनेस्जार ने कैलरिया की सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व में। तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता के और पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है बेबीलोन के बगीचे। आप इसको कितना अच्छा सजा हुआ है, कितना रोमांचक देखने में लग रहा है, देख सकते हैं। यह है बेबीलोन का बगीचा। अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। जैसा कि आप देखें ये कहाँ पर बसे हुए हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। विश्व की सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया, और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है, जो कि आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। मेसोपोटामिया का इतिहास बेबीलोन के पुरोहित बेरोसस द्वारा लिखा गया था। बेरोसस बेबीलोन के ही एक पुरोहित थे, उसने ही इसका इतिहास लिखा, जिसके कारण आज हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। अब सिकंदर का नाम आप सुने होंगे। सिकंदर जो उधर से आया था ग्रीक से, उसने ही इस सभ्यता का अंत कर दिया और अपना सभ्यता, ग्रीक सभ्यता वहाँ पर थोप दिया था। सर्वप्रथम शीशे का प्रयोग मेसोपोटामिया के द्वारा ही किया गया था। मेसोपोटामिया में ही इसका साक्ष्य मिला है। तो ये कुछ पॉइंट थे मेसोपोटामिया के, आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की सभ्यता, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता भी एक नदी घाटी सभ्यता है और ये नील नदी के किनारे बसी थी। ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे हैं। ये नील रिवर आप देख पा रहे हैं, ये नील नदी के किनारे हैं। और ये जो आप सहारा डेजर्ट देखते हैं, सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये इसी में है इजिप्ट, इसी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है इजिप्ट। तो ये पूरा रेगिस्तानी भूमि थी, फिर भी यह मानव कैसे रह गया? सिर्फ नील नदी के कारण। नील नदी के कारण ही वहाँ पर अच्छे सिंचाई, अच्छी कृषि हो रही थी और यहाँ पर व्यापार भी हो रहा था। नील नदी ही यातायात का भी साधन थी, इसीलिए इस सभ्यता को नील नदी के देन कहते हैं। सिर्फ नील नदी के कारण ही यहाँ पर मिस्र के लोग बस पाए थे। यह मिस्र रेगिस्तान में स्थित है, पूरा रेगिस्तानी एरिया है और यह सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यहाँ के जो राजा थे उसको फेरो बोलते थे और राजा को फेरो बोलते थे और राजा जहाँ पर रहते थे उसको भी फेरो ही बोला जाता था। ये भी देवता पर विश्वास करते थे, इसका बहुत ज़्यादा देवता पर अपना स्नेह था। और ये जो राजा थे, राजा को देवता की संतान बोलते थे और खुद देवता भी मानते थे, तो राजा को क्या बोलते थे? फेरो। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया, वही है जो राजा थे। यहाँ भी एक राजा का शासन चलता था जिसे फिरौन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान ज़्यादा होता था। यहाँ की महिलाएं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती थी, अच्छा वेशभूषा में रहती थी और यहाँ जो भू संपत्ति थी माता से पुत्री को मिलती थी। अभी आप देख पाते हैं कि अभी की जो भू संपत्ति है वो पिता से पुत्र को मिलती है, लेकिन मिस्र की सभ्यता में भू संपत्ति माता से पुत्री को मिलती थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। मिस्र की समाज जो थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी। फेरो के नीचे अर्थात राजा के नीचे के लोग जो थे, पहला वर्ग था पुरोहित, दरबारी और भू संपत्ति वाले। जो कि पुरोहित थे, दरबारी थे वो राजा के, और जो भू संपत्ति वाले बड़े लोग थे वो पहला वर्ग में आते थे। दूसरा वर्ग में सौदागर, व्यापारी, कारीगर, जोहरी, शिक्षक, चिकित्सक, पत्र लेखन वाले, ये सभी वाले दूसरा वर्ग में आते थे। तीसरा वर्ग में दास आते थे जो सामान्यतः युद्ध में पकड़े गए हैं, और जो श्रमिक हैं, जो मुक्त श्रमिक थे, तो ये सब क्या थे? तीसरा वर्ग में थे। तो 3 तरह के समाज थे वहाँ पर, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। मिस्रवासी भी पूर्णतः खेत पर निर्भर करते थे, ये भी कृषि प्रधान थे। यहाँ के जो खेत थे उसके लिए इसने बहुत सारे सुविधा जनक चीज़ किए, जिसमें कि एक था 365 दिन का पहला कैलेंडर। कैसे, कब, किस समय यहाँ पर रोपण की क्रिया करना है, किस समय कैसे की क्रिया करना है, जिससे कि मेरी कृषि अच्छा हो, मैं फसल अच्छा हो। इसके लिए सबसे पहले इसने एक कैलेंडर बनाया, जिसके आधार पर अभी भी हम लोग इसी कैलेंडर के आधार पर चल रहे हैं। लगभग 365 दिन का पहला कैलेंडर किसने बनवाया था? मिस्र की सभ्यता वालों ने। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ के लोग देवता पर विश्वास करते थे और एक चीज़ पर विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। अब आत्मा जीवित रहती है तो यदि कोई पुराने लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, तो उसको भी जीवित रखना चाहिए। तो इसके कारण इसने एक रासायनिक चीज़ का प्रयोग किया जिसका नाम है ममीकरण। होता क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी शव के ऊपर एक लेप लगा दिया जाता था, एक रसायन लेप लगा दिया जाता था, जिसके कारण वो सब सड़ते नहीं थे, वो सब सुरक्षित रह जाते थे। ये मेसोपोटामिया का ही एक शब्द है। यहाँ के जो राजा थे उस पर क्या करते थे? मम्मीकरण करके, मतलब लेप लगा के उसको सुरक्षित एक पिरामिड में रख दिया जाता था। अब देखते हैं पिरामिड। ये है पिरामिड, ये है गिजा का पिरामिड। पिरामिड ऐसा ही होता है, ये देखिए, ये भी है पिरामिड। वो मम्मीकरण करके इसी पिरामिड में उस सब को रख दिया जाता था, क्योंकि आस्था थी कि यहाँ पर आत्मा भी जीवित रहती है मरने के बाद। अब देखते हैं गिजा के पिरामिड के बारे में। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है। क्यों है? ये पिरामिड फेरो खफू द्वारा बनाया गया था। फेरो खफू द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि 20 लाख दास लगातार 1 वर्ष तक काम करते रहे थे। सोच सकते हैं आप, 20 लाख दास 1 वर्ष तक लगातार काम करते रहे। इसकी जो एक पत्थर था उसका कम से कम भार 20 टन था और इसको कितना बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। तो ये गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, जो फेरो खफू द्वारा बनाया गया था। अब देखते हैं अगला पॉइंट।
मिस्रवासी अनेक देवताओं में विश्वास रखते थे। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो देवता थे वो तो एमोन रे और सूर्य देवता पर भी ये बहुत विश्वास करते थे। और एक थे ओरिसिस बोले आपको, जो मृत्यु के बाद इसकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं लोग, उसकी आत्मा जीवित रहती है। तो मृत्यु के बाद ध्यान रखने वाले कौन देवता थे? ओरिसिस। तो 3 प्रकार के देवता मिस्रवासी के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं इसके मुख्य आविष्कार। मुख्य आविष्कार में पहला है सौर कैलेंडर, जो कि आपको हम बताए 365 दिन का जो कैलेंडर था सबसे पहले मिस्रवासी द्वारा बनाया गया था। पिरामिड को बनाने के लिए बहुत अच्छा इंजीनियर का प्रयोग किया जाता था। तो पिरामिड एक बहुत अच्छा आविष्कार था। पत्थर की प्रतिमाएं गणित तथा औषधि के ज्ञान को भी आगे बढ़ाया। गणित तथा औषधि के ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया? अभी जो किसी का पैर टूटता है उसके हम जोड़ देते हैं प्लास्टर करके, ये सबसे पहले मिस्रवासी ही किए थे। सब वहाँ के जो हड्डी टूटते थे उसको जोड़ने की प्रक्रिया मिस्रवासी से ही आए हैं। और यहाँ इंजीनियर का भी आविष्कार हुआ, अर्थात पिरामिड बनाने के लिए अच्छा इंजीनियरों का प्रयोग किया जाता था। उसकी कैसे व्यू रचना होगी ये सब का प्रयोग किया जाता था। तो यह इंजीनियर के लिए भी प्रसिद्ध थे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। रसायन शास्त्र सुदृढ़ कैसे था? यहाँ इसको जो ममीकरण करते थे उसमें रासायनिक लेप लगाते थे। तो रसायन शास्त्र इससे पता चलता है इसका सुदृढ़ था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, जो सम्राट खुफू द्वारा बनाया गया था। मिस्र का नेपोलियन धुतमस द्वितीय को कहा जाता है। धुतमस द्वितीय एक यहाँ के फेरो ही थे। मिस्र का नेपोलियन धुतमस द्वितीय को कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं। ये सब पॉइंट कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको। प्राचीन मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं। मृतकों की पुस्तक का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। मृतकों का जो पुस्तक है वो उसका संबंध कहाँ से है? मिस्र की सभ्यता से है। आगे देखते हैं हांगो नदी की सभ्यता, जिसको चीन की सभ्यता बोलते हैं। हांगो नदी की सभ्यता हांगो नदी के किनारे बसी थी, जो कि पीली नदी भी कहलाती है। यह सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यह है हांगो नदी। ये जो दिख रहा है ये है हांगो नदी। यही नदी के किनारे यह सभ्यता बसी थी, जिसको हांगो नदी की सभ्यता कहते हैं। हांगो नदी की जो सभ्यता थी यह पूरा उपजाऊ भूमि की थी। ये यहाँ पर बहुत सारे फसल उगाए जाते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। यहाँ पर सूती वस्त्र भी बनाए जाते थे, जो कि रेशम के उद्योग में आते हैं। तो हांगो नदी की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध सभ्यता है, जो कि नदी घाटी सभ्यता है। यहाँ पर 2 तरह के शासक हुए, एक थे सुंग शासक, एक थे चाउ शासक। सुंग शासक जो थे उसने 1765 ईस्वी से 1123 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद चाउ ने इस पर आक्रमण किया और उसके बाद उसने यहाँ पर शासन किया, जो कि 1123 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व तक हुआ। चाउ वंश के राजा जो थे वो स्वयं को पुरोहित मानते थे। पुरोहित मतलब क्या होते हैं? ईश्वर का बेटा। तो चाउ वंश के जो राजा थे वो स्वयं को पुरोहित मानते थे। याद रखना है, इसका उपजाऊ भूमि थी या बहुत उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थे। 1800 ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि पीली नदी के किनारे हैं। और इसके पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूशियस नामक शिक्षक था, जिसके नाम पर ही अभी कन्फ्यूशियस बाद एक नैतिक धारणा है, जो कि कन्फ्यूशियस नामक शिक्षक पर ही प्रसिद्ध है। चीन के लोग उत्तम किस्म का रेशमी कपड़ा बुनते थे। यहाँ पर रेशम की कृषि की जाती थी, इसलिए ये लोग उत्तम किस्म का रेशमी कपड़ा बुनते थे। आगे आपको जब हम एनसीईआरटी के बारे में बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कि चीन के लोग जो थे इसने रेशम के कपड़े को बहुत दिन तक छुपा के रखा, अपना आविष्कार को किसी को बताया नहीं। और जब किसी को गिफ्ट दिया जाता था तो रेशम के कपड़े को गिफ्ट दिया जाता था। उसके बाद ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी थी। तो ये हम पूरा कहानी आपको एनसीईआरटी के क्लास में बताएंगे। तो चीन के लोग उत्तम किस्म के रेशमी कपड़ा बुनते थे। उनके कांसे की ढलाई भी बहुत विकसित थी। कांसे की ढलाई के जो बर्तन होते थे वह बहुत विकसित थी, इसलिए चीन के बर्तन सारे संसार में प्रसिद्ध थे। इसके मुख्य आविष्कार क्या है? कागज, स्याही, मुद्रण, नाविक का कंपास, मतलब नाविक जो चलते थे समुद्र में, इसको दिशा कैसे पता चलेगा? तो नाविक का कंपास चीन द्वारा ही बनाया गया था। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी। याद रखना है,
चीन का पॉइंट चल रहा था, इसीलिए हम भी ये पॉइंट ला लिए। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी। और एक ध्यान में रखिए क्वेश्चन, सिविल सर्विस जो सबसे एग्जाम हुआ था सबसे पहले, वो भी चीन में ही किया गया था। तो ये थे कुछ हांगो नदी की सभ्यता। अब देखते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता अभी आधुनिक इटली जो है वहाँ पर विकसित हुई थी। यह 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। रोम की सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यहाँ की जो सभ्यता थी बहुत विकसित सभ्यता थी। यहाँ के जो शहर बनाए गए थे, नगर बनाए गए थे, वो अभी भी बहुत सुरक्षित हैं और वे पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। और यहाँ के जो राजा थे वो दो प्रसिद्ध राजा हुए थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर नामक एक नाटक है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इसके आपको पॉइंट याद रखने हैं, जो वर्तमान इटली है वहाँ पर ये विकसित हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व पहले। यहाँ के जो नगर थे बहुत विकसित सभ्यता थी और यहाँ का जो नगर था अभी भी बचा हुआ है, अभी भी सुरक्षित है, जो कि पर्यटन केंद्र है। बहुत लोग यहाँ पर विजिटिंग करने के लिए जाते हैं। दो राजा यहाँ के प्रसिद्ध थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर नामक जो नाटक है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप यदि इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो कहाँ पर है, इंडिया से, ये है रोम की सभ्यता। तो देख लिया आप इसको। अब देखते हैं फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, जो वर्तमान ईरान में था। अभी जो वर्तमान ईरान में था वहाँ पर 500 ईसा पूर्व फारस की सभ्यता थी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, फारस की सभ्यता। ये जस्ट बगल है, ये है आपका इंडिया, इंडिया के बगल में ये है पाकिस्तान, और यहाँ पर फारस की सभ्यता विकसित हुई थी। और आगे देखते हैं फारस की सभ्यता के बारे में। फारस की जो सभ्यता थी इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। अरब प्रायद्वीप आपको मैप में देखने को मिलेगा। मैप का क्लास भी कंटिन्यू है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो फारसी भाषा बोलते थे और पारसी धर्म को मानते थे। अभी भी बहुत सारे फारसी लोग जो थे वो गुजरात में आकर बस गए हैं, जो कि पारसी धर्म को मानते हैं। तो यहाँ के लोग जो थे फारसी भाषा को बोलते थे। सिकंदर ने इस धर्म का भी अंत कर दिया, जैसे कि मेसोपोटामिया का अंत किया था, फारस की सभ्यता का भी अंत किसने किया, सिकंदर ने किया। आगे देखते हैं स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता उतनी फेमस सभ्यता, प्रसिद्ध सभ्यता नहीं है, फिर भी यहाँ के जो बहादुर सैनिक थे उसके लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा एक लियोनाइडस हुए थे, जिसने कि मात्र 300 सैनिकों को साथ लेकर ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मौत दे दी थी। यह ग्रीस के पास ही एक छोटा सा क्षेत्र है स्पार्टा। तो ये थी स्पार्टा की सभ्यता, जो कि अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी। आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा वैदिक काल का वीडियो। इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।